हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी एरिया में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के बारे में, यानी हार्ट की ऐसी बीमारी जिसमें हार्ट डायलेट हो जाता है, वीक हो जाता है, पंप क्षमता कम हो जाती है, हार्ट फेलियर में चला जाता है, व्यक्ति को सांस फूलने लगती है, घबराहट, पसीना होने लगता है, इस तरह के फीचर्स आने लगते हैं। बिना किसी हार्ट अटैक के द्वारा ऐसा हो सकता है। ज़्यादातर लोग इस बारे में लोग जानते नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग को लगता है कि हार्ट मतलब हार्ट अटैक की बीमारी। हार्ट की बीमारी की जब भी बात करते हैं तो लोग ब्लॉकेज के टर्म्स में ही बात करते हैं, लोग अटैक के टर्म्स में ही बात करते हैं। वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ भी होता है, कंजेनाइटल या जन्म से हार्ट की बीमारियाँ भी होती है, और कार्डियोमायोपैथी भी होता है, यानी बिना बीमारी के या बिना ब्लॉकेज के भी हार्ट वीक हो सकता है। ये ज़्यादातर लोगों को इस बारे में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि इस बारे में ज़्यादा बात ही नहीं होती। ये एक सादर थोड़ा सा साइडलाइन टाइप टॉपिक है। ये टॉपिक के बारे में बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल है, क्योंकि इसका मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी काफ़ी हद तक थोड़ा सा अलग होता है। इसको समझना जानना इसलिए ज़रूरी है। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होगा। इसमें हम इस बीमारी के बारे में, इसके ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में, इसमें क्या चीज़ों को प्लान करना है उस बारे में, कब इसमें सर्जरी की इंडिकेशन है, कब इसमें एंजियोग्राफी का इंडिकेशन है, कब इसमें AICD डिवाइस वगैरह का इंडिकेशन है, कब CRT का इंडिकेशन है, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि सेंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, उस चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के बारे में। कार्डियोमायोपैथी बेसिकली मतलब है, कार्डियो मतलब हार्ट, मायो मतलब मसल, और पैथी मतलब बीमारी। हार्ट की मसल्स की बीमारी है जिसमें कोई कारण से हार्ट के मसल्स खराब हो जाता है। कार्डियोमायोपैथी 3 तरह का हो सकता है: डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, इन्फिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी, जो कि रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के टर्म्स में आता है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का मतलब है हार्ट डायलेट हो जाता है, वीक हो जाता है और पोला हो जाता है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का मतलब है हार्ट की दीवार इतनी चौड़ी हो जाती है, इतनी मोटी हो जाती है, इतनी थिक हो जाती है कि ब्लड को फ्लो करने के लिए जगह नहीं बचती है। इस बारे में हमने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा एक रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी या इन्फिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी होती है, जिसके अंदर मसल में कोई सब्सटेंस का डिपोजिशन होने की वजह से मसल थिक हो जाती है और प्रॉपर काम नहीं कर पाती, हार्ट फेलियर में चला जाता है। ये तीनों ही तरह की कार्डियोमायोपैथी अलग अलग कारणों से हो सकती है। इसमें अलग अलग सब टाइप्स है। ये बेसिक 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। आज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में बात करेंगे। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बेसिकली मतलब है कि हार्ट डायलेट हो जाता है, वीक हो जाता है। ज़्यादातर ये बहुत सारे कारणों से हो सकता है, जिसमें सबसे कॉमन कारण है कि हार्ट की नलियों का ब्लॉकेज हो, खासकर अगर मल्टीपल नलियों का ब्लॉकेज हो तो ये हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को हार्ट का वायरस इन्फेक्शन हो गया है, जिसे वायरल मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, तो भी हो सकता है। अगर किसी को कोई वाल्व का बीमारी हो जाए तो भी हो सकता है। अगर किसी को जन्म से कोई स्ट्रक्चरल बीमारी हो तो भी हो सकता है। कई कंजेनाइटल डिफेक्ट्स में भी हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं, पर ज़्यादातर केस में, खासकर उम्र दराज पेशेंट में, ये नलियों के ब्लॉकेज की वजह से होता है, जिसे इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी के बारे में हम सेपरेट वीडियो करेंगे, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज इन जनरल डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी पर बात करेंगे। ज़्यादातर ये जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की बीमारी है, ये इसका कोई एज ग्रुप फिक्स नहीं है, पर हाँ, अगर ब्लॉकेज की वजह से हो रहा है तो डेफिनेटली 30-40 ईयर्स के बाद या उम्र दराज पेशेंट में ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। यंग पेशेंट में किसी को जन्म से अगर इस तरह का प्रॉब्लम है या वायरल मायोकार्डाइटिस की वजह से हुआ है तो ज़्यादा देखने को मिल सकता है। जन्म से हुई डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी या अर्ली एज में भी वायरल मायोकार्डाइटिस बहुत कॉमन है। बच्चों में भी के वायरस के इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी हार्ट डायलेट हो जाता है। कोविड की वजह से भी काफ़ी केसेस में ऐसा देखा गया था कि हार्ट डायलेट हो गया था। हालांकि कोविड हार्ट को उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा था, क्लॉटिंग के प्रॉब्लम ज़्यादा कर रहा था, पर डायलेशन काफ़ी हद तक बहुत सारे तरह के वायरसेस होते हैं, जिनको ऑब्वियसली डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं आते। लेकिन ये ज़्यादातर किसी भी एज में पेशेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। जो ब्लॉकेज की वजह से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होता है, वो ज़्यादातर उम्र दराज पेशेंट में देखने को मिलता है। इसमें सेक्स रेशियो का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेल्स टू फीमेल रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर है। हाँ, ब्लॉकेज रिलेटेड अगर कार्डियोमायोपैथी हो तो वो मेल में ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वो मेल्स में ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर इसके सिम्टम्स वही हार्ट फेलियर के होते हैं: चलने में सांस फूलना, घबराहट होना, बेचैनी होना, पसीना होना। हार्ट फेलियर के जो कन्वेंशनल सिम्टम्स है वो होते हैं। इसकी वजह से पेशेंट हमारे पास आता है, तब ये डिटेक्ट होता है। जब बीमारी या हार्ट फेलियर बहुत सीवियर रेंज में चली जाए तो हार्ट डायलेट होने लगता है, तो फिर पेशेंट को रात को सोने में सांस फूलती है, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, बैठे बैठे में भी सांस फूलती है, पाँव में सूजन आने लगती है, पेट में सूजन आने लगती है, पेट में पानी भरने लगता है। इस तरह के फीचर्स होने लगते हैं। ज़्यादातर ये
एडवांस स्टेज की बीमारी में देखने को मिलता है। अर्ली स्टेज में सिंपल हार्ट फेलियर के जो चलने फिरने में सांस फूलने वाले इस तरह के फीचर्स ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी में ज़्यादातर एक एडवांटेज ये है कि उसमें क्योंकि ये प्रॉब्लम ब्लॉकेजेस की वजह से होती है, तो इसमें एंजियोग्राफी करके अगर आपको ब्लॉकेज मिलता है तो उनका ट्रीटमेंट करने से रिस्पॉन्स रेशियो कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि नलियों के ब्लॉकेज खोल देने से पंप फंक्शन में सुधार होने का चांस कंपैरेटिवली 10 to 15% एक्स्ट्रा मिलता है। बाकी कार्डियोमायोपैथी में डेफिनेटली आप मेडिसिन तो दोगे ही, लेकिन उससे उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी में होगा। इसके अलावा एक टैकीकार्डियोमायोपैथी भी होता है, उसमें भी हार्ट डायलेट हो जाता है, जिसमें भी हार्ट की गति बढ़ जाने की वजह से, बहुत ज़्यादा गति होने की वजह से हार्ट थक जाता है, तो उसकी वजह से भी कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो जाता है। प्रेगनेंसी के पेशेंट्स में भी ऐसा होता है, जिसमें प्रेगनेंसी की वजह से कुछ ऑटोइम्यून रिएक्शंस की वजह से हार्ट डायलेट हो जाता है और हार्ट वीक हो जाता है। वायरस इन्फेक्शन की वजह से भी प्रेगनेंसी में हो सकता है। प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्ट फेलियर, टैकीकार्डियोमायोपैथी और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के ये दोनों वो टाइप्स है जिनका रिवर्सिबिलिटी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी में भी रिवर्सिबिलिटी कंपैरेटिवली अच्छा है, खासकर अगर किसी को हार्ट अटैक ना आया हो तो रिवर्सिबिलिटी अच्छी है। इसमें ट्रीटमेंट करने के बाद पेशेंट की कंडीशन बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव हो सकती है। रूटीन वायरल मायोकार्डाइटिस में पूरी तरह रिकवरी होने का चांस उतना अच्छा नहीं रहता जितना कि प्रेगनेंसी रिलेटेड और टैकीकार्डियोमायोपैथी वाले केसेस में होता है। इसके मैनेजमेंट पर बात करेंगे। इसको ऑब्वियसली सिम्टम्स जब पेशेंट को होते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर सिम्टम्स के बेसिस पे पेशेंट को इवैल्यूएट करता है, उनका ईसीजी, इको, ट्रेडमिल टेस्ट ये करता है और इसके बेसिस पे वो डायग्नोस करता है कि पेशेंट को डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो गया है। ईसीजी केसेस में नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स हो सकते हैं। कई बार लोगों को बंडल ब्रांच बॉक्स मॉर्फोलॉजी आ सकती है, जैसे आरबीबी, एलबी मॉर्फोलॉजी आ सकती है। कई बार लोगों को हार्ट में कुछ डायलेशन के फीचर्स या चेंबर ओवरलोड के फीचर या हार्ट की मसल थिकनेस बढ़ जाने के फीचर्स देखने को मिलते हैं। कई बार पुराने हार्ट अटैक के चेंजेस देखने को मिलते हैं, पर कोई फिक्स नहीं है ईसीजी में कैसा पैटर्न मिलेगा। अलग अलग लोग को अलग अलग पैटर्न मिल सकता है। कई बार ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल भी आ सकता है, इसलिए नॉर्मल ईसीजी है तो आप बिल्कुल नहीं मान सकते कि आपको कोई बीमारी नहीं है, उसके बावजूद भी बीमारी हो सकती है। इकोकार्डियोग्राफी हार्ट का सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि हार्ट कितना डायलेटेड है, कितना ज़्यादा वीक है, कितना पंप क्षमता है, साथ में वैल का प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, और अगर उसमें वैल का प्रॉब्लम है तो वो भी कितना सीवियर है, साथ में जब सर्जरी करेंगे तो उसको भी ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें इको में काफ़ी हद तक पता चल पाती है। कितना रिवर्सिबिलिटी होगा वो भी थोड़ा इको में अच्छा जजमेंट मिल जाता है, क्योंकि कितना दीवार पतली हो गई है वो भी उसमें पता चलता है। इस तरह के केसेस में कार्डियक एमआरआई का भी अच्छा रोल है कि कितना टिश्यू वायबल है, उसके हिसाब से वो जज करके आपको बता सकता है कि आगे पेशेंट में ट्रीटमेंट के द्वारा रिकवरी होने की कितनी संभावना है। वायरल मायोकार्डाइटिस वगैरह तो ये भी बता सकता है कि हार्ट में वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं, वायरस की वजह से सूजन आ रही है या नहीं। ये सारे फीचर्स थोड़ा कार्डियक एमआरआई में अच्छे पता चलते हैं। इसके अलावा ट्रेडमिल टेस्ट का इसमें रोल है कि पेशेंट का एफर्ट टॉलरेंस कितना है ये देखने के लिए, नलियों का ब्लॉकेज कितना है ये देखने के लिए, और ट्रीटमेंट से पेशेंट कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, कितना उसका स्टैमिना इंप्रूव हो रहा है, एक्सरसाइज रिहेबिलिटेशन का कितना फ़ायदा हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए ट्रेडमिल टेस्ट का रोल है। एंजियोग्राफी का इसमें रोल ये है कि अगर किसी को नलियों का ब्लॉकेज है तो देखना चाहिए। हर पेशेंट का एंजियोग्राफी रूटीनली नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ अगर किसी की उम्र 35-40 साल से ज़्यादा है और खासकर अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है और हार्ट का वीकनेस के और कोई क्लियर कर रीज़न नहीं है, तो वैसे केस में एटलीस्ट एक बार डायग्नोस्टिक एंजियो करके देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत सारे सरप्राइजिंग केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो ब्लॉकेज निकलेगा और पेशेंट को मल्टीपल नलियों का ब्लॉकेज निकलता है, उसको ट्रीटमेंट करने से फ़ायदा हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में इस्केमिक अगर हो तो ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेटली आप भी ऐसा कारण ढूंढना चाहोगे जिसमें पेशेंट को अगर ऐसी कोई बीमारी है जिसकी वजह से ये हो रहा है तो आप उसको ट्रीट करना चाहोगे। इसके अलावा पेशेंट के सारे रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस वगैरह में आप ट्रोपोनिन करते हैं रीसेंट हार्ट अटैक देखने के लिए, एंटीप्रोबिन पे करते हैं हार्ट फेलियर कितना है वो देखने के लिए, और बाकी थायराइड टेस्ट, ब्लड शुगर, किडनी का टेस्ट, ये सारे टेस्ट आप करते हैं ये देखने के लिए कि कोई और बीमारी की वजह से हार्ट फेलियर तो नहीं हो रहा है। किडनी के पेशेंट में कोई और प्रॉब्लम ना भी हो तो भी सीवियर हार्ट फेलियर हो सकता है। वैसे केसेस में रीनल पैरामीटर्स को देखना, यूरिया क्रिएटिनिन वैल्यूज़ को देखना भी ज़रूरी है। एंजियोग्राफी भी ऐसे पेशेंट में कर सकते हैं कि नहीं, वो भी डिसाइड करने में रीनल पैरामीटर्स आपकी मदद करते हैं। एंजियोग्राफी हर केस में नहीं करना चाहिए, पर हाँ अगर सिलेक्टेड केस में रिस्क फैक्टर्स है तो वहाँ पे आपको करना चाहिए। मैनेजमेंट पर बात करेंगे, ट्रीटमेंट पर बात करेंगे। ज़्यादातर पेशेंट्स को दवा से मैनेज किया जा सकता है, इसमें कि कन्वेंशनल हार्ट फेलियर की जो चारों मेडिसिन हैं, एसी इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन यानी रैस इनहिबिटर्स, इसमें एसी इनहिबिटर आता है यानी रामिप्रिल, एनारोप्रिल, कैप्टोप्रिल, पेंडोप्रिल, ये मेडिसिन आती हैं। ARB यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आती है, उसमें लोसार्टन, वाइल्डसार्टन, कैंडीसार्टन, यही 3 सार्टन है जिनका हार्ट फेलियर में अच्छा रोल है।
इसके अलावा टेलमिसार्टन, ओल्मिसार्टन, एल्सार्टन, बहुत सारे सार्टन्स डॉक्टर लिखते हैं, लेकिन उनका हार्ट फेलियर में कोई बेनिफिट नहीं है, तो उनको नहीं यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो नया मॉलिक्यूल है आर्नी करके वाल्सार्टन साइक्लोपेंटेल कॉम्बिनेशन, वो काफ़ी नया मॉलिक्यूल है जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में दिया जा सकता है और पंप फंक्शन को काफ़ी सुधारता है। थोड़ा कॉस्टली है पर दिया जा सकता है। इसके अलावा पेशेंट को मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे कि एल्डेक्टॉन और एप्लिनॉन ये दिया जा सकता है। बीटा ब्लॉकर्स दिया जा सकता है। बीटा ब्लॉकर्स में मेटोप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, कार्बिडोल दिया जाता है। इसमें पंप फंक्शन सुधारने में सबसे अच्छा रोल कार्बिडोल का है। सेकेंड बेस्ट है बिसोप्रोलोल, जो कि पंप क्षमता तो उतनी नहीं सुधारता, लेकिन धबकारे की अनियमितता की वजह से मृत्यु होने का चांस को कम करता है। मेटोप्रोलोल का कंपेरेटिवली कम बेनिफिट है, रिसर्चेस के साथ कम है। एटेनोलोल को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आपको SGLT2 इनहिबिटर्स यानी डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पैग्लिफ्लोजिन, ये 2 फ्लोजिन्स यूज़ किए जाते हैं। ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स बॉडी के एक्सेसिव शुगर को निकालते हैं, तो थोड़ा आपका बॉडी वेट को भी कम करते हैं, हार्ट का पंप क्षमता भी सुधारते हैं, मृत्यु दर को भी कम करते हैं। तो अगर पेशेंट नॉन डायबिटिक भी हो तो भी ये मॉलिक्यूल दे सकते हैं। इसके अलावा खून पतला करने की दवा अगर पेशेंट को ब्लॉकेजेस है तो देना चाहिए, या अगर हार्ट में कोई क्लॉट है तो देना चाहिए। और अगर किसी पेशेंट को साथ में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या नलियों का ब्लॉकेज है तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा देनी चाहिए। बाकी सारे पेशेंट्स में अगर सीवियर हार्ट फेलियर हो तो आप लेनॉक्सिन वगैरह भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ट फेलियर हो, लंग्स में पानी भर गया हो तो यूरिन बढ़ाने की दवा भी दे सकते हैं। पर यूरिन बढ़ाने की दवा हमेशा शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए देनी चाहिए, क्योंकि उसमें हार्ट फेलियर लंबे समय में फ़ायदा नहीं करता है, नुकसान करता है। मेडिसिन से पंप क्षमता सुधरने का चांस अलग अलग केस में अलग अलग होता है, इसलिए पक्का इस पर प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है। अगर टिश्यू वाइबल है या जिंदा है, जो कि इको या MRI पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो सर्वाइवल या इंप्रूवमेंट के चांसेस अच्छे खासे हो सकते हैं। जो 4 मेडिसिन हमने पहले बात की, ये चारों मेडिसिन मृत्यु दर को कम करते हैं, इसलिए ये चारों मेडिसिन तो सबको देना ही देना है। ये ही चारों मेडिसिन पंप क्षमता को भी सुधारते हैं, तो इसलिए हर पेशेंट को जिनको हार्ट फेलियर है उनको ये चीज़ देना चाहिए। ट्राइमेटाजिडिन और लिवोकार्निटिन, कोएंजाइम Q, ये सारे मेडिसिन भी हार्ट फेलियर में देते हैं, पर ये उतना ज़्यादा इनका कोई बड़ा स्टडी अवेलेबल नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल्स को कम केसेस में यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। कॉस्टली भी ज़्यादा है, तो उतना फ़ायदा या कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो इतना ज़्यादा इनका नहीं है। एंजियोप्लास्टी की बात करेंगे। इसमें अगर किसी को नली का ब्लॉकेज है तो पेशेंट को एंजियोप्लास्टी करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट में बेनिफिशियल ये होता है कि थोड़े दिन अगर पेशेंट सीवियर फेलियर में है तो थोड़े दिन पेशेंट को दवा का ट्रायल दिया जाता है, कंडीशन थोड़ा सुधर जाए फिर एंजियोप्लास्टी करना चाहिए। नहीं तो ऐसे केस में स्टेंट में क्लॉटिंग आने का चांस या कंडीशन सडनली बिगड़ने का चांस भी प्रोसीजर के बाद बढ़ सकता है, तो थोड़े दिन वेट करके प्रोसीजर करें तो ज़्यादा अच्छा है। ओपन हार्ट सर्जरी का इसमें यह है कि अगर किसी को नली का ब्लॉकेज है तो उसमें बाईपास सर्जरी इंडिकेटेड है। इसका भी वही है कि कंडीशन थोड़ा स्टेबल हो तो ही करना चाहिए, अदरवाइज अनस्टेबल पेशेंट में आप करेंगे तो फायदा भी उतना नहीं होगा, मृत्यु दर भी ज़्यादा होगा। साथ में अगर किसी को वैल का प्रॉब्लम है तो वैल का रिपेयर सर्जरी भी किया जा सकता है, वैल को रिप्लेस भी किया जा सकता है। पर कंडीशन ज़्यादा खराब हो तो ओपन हार्ट सर्जरी यूजली अवॉइड करना चाहिए एटलीस्ट 4 से 6 महीना तक। इसके अलावा ज़्यादातर पेशेंट्स में सडनली धबकारा अनियमित होने की वजह से मृत्यु हो सकती है। इनफैक्ट ज़्यादातर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी पेशेंट्स में मृत्यु होने का सबसे कॉमन कारण धबकारा अनियमित होने का ही होता है। सडन रिदम चेंज हो जाता है, वाइब्रेट होने लगता है हार्ट और बंद हो जाता है विदिन सेकेंड्स। तो वैसे केसेस में AICD करके एक डिवाइस होता है, ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफ्लेटर। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है जिनका पंप क्षमता बहुत ज़्यादा कम है, और ये पंप क्षमता तो नहीं सुधारता है, लेकिन अगर गति कम ज़्यादा हो तो दोनों को मैनेज करता है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस कहती है कि जिनका भी पंप क्षमता 35% से कम है उनको ये डिवाइस देना ही देना चाहिए, क्योंकि ये मृत्यु दर को कम करता है। इंडिया में सारे केसेस में ये इसलिए नहीं यूज़ करते हैं कि थोड़ा कॉस्टली डिवाइस है, 3-3.5 लाख का खर्चा हो जाता है इसको लगाने के साथ इम्प्लांटेशन चार्जेस वगैरह मिला के, तो ये डिवाइस सब पे यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें हर पेशेंट को फ़ायदा नहीं होता है, और कोई जितना कॉस्टली है उस हिसाब से बेनिफिट रेशियो उतना ज़्यादा नहीं है, तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप किसी को लगाएं तो गलत नहीं है, उल्टा फ़ायदा ही होगा पेशेंट को। पंप क्षमता ये नहीं सुधारता है। पंप क्षमता सुधारने के लिए एक CRT डिवाइस आता है जिसे कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी बोलते हैं। ये अगर पेशेंट का हार्ट डायलेटेड है और वैल्व्स वगैरह का लीक है, अगर पेशेंट को कंडक्शन ब्लॉक्स है यानी लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है। रूटीनली हर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के केसेस में इसको नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि सब में फ़ायदा नहीं करता है। अगर हार्ट अटैक के बाद LVE मॉर्फोलॉजी है या कोई भी कारण से पेशेंट को LVE मॉर्फोलॉजी है तो इस डिवाइस से सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिल सकता है, पर इसका सक्सेस रेशियो भी 60-70% है। कॉस्ट इसका भी लगभग 3-3.5 लाख जैसा पड़ता है, तो इसलिए हर केस में नहीं यूज़ करते हैं। एक डिवाइस ऐसा आता है जिसमें CRT और ICD मिला के CRT-D डिवाइस बनता है। नॉर्मली अगर CRT डिवाइस में सिर्फ पेसिंग की फैसिलिटी हो तो उसे CRT-P बोलते हैं। उसमें 3 साइडेड इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यानी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, तीनों साइड से वो करंट को पेस करता है, तो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम थोड़ा बेटर होता है और पंप क्षमता बढ़ती है।
जो CRT-D डिवाइस है उसमें इलेक्ट्रोड्स तो 3 ही होते हैं, लेकिन जो राइट वेंट्रिकल का इलेक्ट्रोड है उसमें शॉकिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है और उसमें अंदर डिवाइस भी इस तरह से बनाया जाता है कि वो शॉक कर सके। तो इसमें डिफिब्रिलेटर भी एडेड है, CRT डिवाइस भी एडेड है। अगर किसी का पंप क्षमता बहुत ज़्यादा कम है, साथ में LV मॉर्फोलॉजी है या सिलेक्टेड केसेस में RV मॉर्फोलॉजी भी है, तो भी इनको यूज़ कर सकते हैं। इसमें पंप क्षमता सुधरेगी भी और मृत्यु दर भी कम होगा। पर ये डिवाइस दोनों को क्योंकि मिला के बनाया जाता है तो इसलिए ये और ज़्यादा कॉस्टली है और इसको इम्प्लांटेशन चार्ज अलग अलग हॉस्पिटल में लगभग 5-5.5 लाख तक जा सकता है। तो इसके अलावा बाकी मेडिसिन तो हर हालत में लाइफ टाइम चलेगी। अगर किसी पेशेंट का पंप क्षमता सुधर भी जाती है और धीरे धीरे करके नॉर्मल भी हो जाता है तो भी मेडिसिन को धीरे धीरे करके विड्रॉ करना चाहिए। सडनली अगर आप मेडिसिन को विड्रॉ करते हो तो बीमारी रिलैप्स होने का चांस होता है और फिर से कंडीशन बिगड़ने का चांस होता है। अगर आपने सारे रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल कर लिए और मेडिसिन अगर आपने प्रॉपरली मैनेज किया और धीरे धीरे करके विड्रॉ किया तो मोस्टली पेशेंट को लाइफ टाइम तकलीफ नहीं आती। अगर पंप क्षमता बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तो ही मेडिसिन को कम करना चाहिए। अगर थोड़ा सा 25 से 45 तक आ गया या 50 तक आ गया तो भी आपको मेडिसिन को ज़्यादातर कंटिन्यू करने में ही भलाई है। तो आज के टॉपिक में हमने डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के बारे में बात की। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी क्या होता है, किस तरह के पेशेंट्स को होता है, इसमें क्या मेडिसिन का रोल है, क्या सर्जरी का रोल है और एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का या बाईपास का क्या रोल है, ये सारी चीज़ों पर हमने बात की। यदि फिर भी आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस हैं या कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है जिसके बारे में आप हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बता सकते हैं। या अगर आपकी कोई और भी टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उन्हें भी कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को इन तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश का चैनल स्टार्ट किया है, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।